150 घंटे बीत चुके हैं। 150 घंटे। पिछले गुरुवार 30 मार्च रामनवमी के दिन पत्थरबाजी से शुरू हुई हिंसा आज तक जारी है। पहले बंगाल फिर बिहार में हिंसा आउट ऑफ कंट्रोल क्यों होती जा रही है, वो क्या रहा है? खासकर बंगाल में समझिए, जहां कल रात फिर हुगली के रिसड़ा में फिर हिंसा हुई। उपद्रवियों ने ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर हमला किया। कल फिर रात को हुआ ये वो तस्वीरें, ये तस्वीरें फुल स्क्रीन पर दिखाइए। सबसे ताजा वीडियो है ये फिर से अटैक हुआ रेलवे स्टेशन पर। फिर से लग रहा था सब थम गया है, फिर से उपद्रवियों ने बंगाल में रेलवे स्टेशन और ट्रेन पर अटैक किया, आगजनी की। ये वो तस्वीरें हैं जब कल बंगाल के रिसड़ा में उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की, आग लगाई, ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर अटैक कर दिया। पथराव की घटना के बाद हावड़ा बर्धमान रूट पर रेल सेवा बाधित हो गई। हो क्या रहा है? 150 घंटे क्या हो गया है जो उपद्रवियों के हौसले बढ़े हुए हैं? ऐसा क्या हो रहा है कि पिछले 150 घंटों से जारी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है? इनकी हिम्मत इतनी कैसे बढ़ रही है? क्या इसके पीछे तुष्टीकरण और वोट बैंक वाली सियासत है या कुछ और है? क्या रामनवमी की रैलियों को लेकर जो ममता बनर्जी का जो स्टैंड है या उनके जो बयान है, क्या उसकी वजह से उपद्रवियों के हौसले तो नहीं बढ़ रहे हैं जैसा कि आरोप बीजेपी लगा रही है? क्या दंगाइयों को मिल रहा मजहबी डिस्काउंट इसकी वजह है? दंगाइयों पत्थरबाजों के क्या हौसले, उनको जो डिस्काउंट मिल रहा है उनके धर्म की वजह से, मजहबी डिस्काउंट, क्या ये उसकी वजह है क्या जिसकी वजह से बंगाल में कल रात फिर हिंसा हुई? सवाल जानते हैं ये भी है कि जो नेता दंगों की स्थिति में अपना प्रदेश नहीं संभाल पा रहे हैं, 150 घंटे बीत जाने के बाद भी ये तस्वीरें देखिए, दंगाइयों को जो रोक नहीं पा रहे हैं ना, 24 में वो नेता देश को भी ऐसे ही संभालेंगे क्या? तस्वीरें देखिए आप, ऐसे ही संभालेंगे देश? नहीं संभल रहा प्रदेश, ऐसे ही संभालेंगे देश? तो आपसे सवाल है ना भाई, देश की जिम्मेदारी किसको मिलनी चाहिए? दो बातें आपको दिखाते हैं। उस कथित सांप्रदायिक पार्टी को, जिसको कथित सांप्रदायिक कहा जाता है, जिसके शासन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में रामनवमी पर किसी की दंगा करने की हिम्मत नहीं हुई। गुजरात, महाराष्ट्र, जहां दंगों के बाद स्थिति नियंत्रण में कर ली गई, यूपी में किसी की हिम्मत नहीं हुई। कथित सांप्रदायिक पार्टी के शासन में कथित, या फिर देश की जिम्मेदारी उन कथित सेकुलर नेता और पार्टियों को दी जानी चाहिए जिनके बयान संभवतः उपद्रवियों के हौसले बढ़ा रहे हैं। बंगाल में 150 घंटे हो चुके हैं और सेकुलर फ्रंट का सबसे बड़ा चेहरा ममता बनर्जी अपने राज्य में दंगे नहीं रोक पा रही हैं। हावड़ा से लेकर हुगली तक बंगाल में हिंसा हो रही है। रामनवमी विरोधी हिंसा जो 30 मार्च को हावड़ा से शुरू हुई थी, वो हुगली तक पहुंच चुकी है। 2 अप्रैल को हुगली में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई और कल हुगली के रिसड़ा रेलवे स्टेशन पर दंगाइयों ने हमला कर दिया, ट्रेनों पर पत्थर बरसाए, आगजनी हुई। अभी कल रात को देसी बम तक फेंके जाने की खबर है। स्थिति हो गई कि कुछ देर के लिए हो गई कि लोकल और मेल एक्सप्रेस को रोकना पड़ा। सोचिए ये स्थिति बंगाल की, हावड़ा से लेकर हुगली तक दंगाइयों का हुड़दंग जारी है और 150 घंटे हो गए हैं, कंट्रोल में नहीं आ पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सोचिए ममता बनर्जी क्या कर रही होंगी। भाई राजधर्म तो ये कहता है कि ममता बनर्जी को तुरंत दंगों के तुरंत बाद हिंसा प्रभावित इलाकों में जाना चाहिए, हिंसा प्रभावित इलाकों में। लेकिन कल जब हुगली में हिंसा हुई तो ममता बनर्जी वहां से करीब 150 किलोमीटर दूर मेदिनीपुर के दौरे पर थी। आज हुगली जाने की बजाय दीदी टीएमसी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। इससे पहले जब हावड़ा में हिंसा हुई थी ना, तब दीदी वहां से 15 किलोमीटर दूर 2 दिन के लिए मोदी विरोधी धरने पर बैठ गई थी। यानी कि ममता बनर्जी ना तो हावड़ा गई ना हुगली, बल्कि हिंसा प्रभावित जगहों पर खुद जाकर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखने की बजाय, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, ये ममता बनर्जी कह रही है बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के लोग करा रहे हैं। अगर बीजेपी के लोग भी करा रहे हैं तब भी जिम्मेदारी आपकी बनती है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। मतलब राजनीतिक कार्यक्रमों में ज्यादा दिलचस्पी थी। ममता बनर्जी वहां से कह रही है कि बीजेपी ने हावड़ा और हुगली में हिंसा करा दी, इसके पीछे बीजेपी के लोग हैं। ये दीदी का आरोप है कि बीजेपी राज्य में दंगा कराने के लिए बाहर से लोगों को ला रही है और दंगा उन लोगों ने किया, ममता बनर्जी के शब्द, जो रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल थे। कुछ बीजेपी के लोग रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल थे
रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने बिना परमिशन लेकर यात्रा निकाली, दुकानों और घरों में आग लगा दी। रामनवमी में शामिल लोगों ने, मतलब दीदी ने जांच से पहले ही फैसला सुना दिया। हिंसा के पीछे कौन सा वर्ग है दोषी है और पीड़ित कौन है। रामनवमी से जुड़े लोगों पर हिंसा और आग लगाने का आरोप लगाकर ममता बनर्जी ने जांच से पहले ही ना एक वर्ग को क्लीन चिट देने का काम कर दिया। पहले दीदी का वो बयान सुन लीजिए, सबसे लेटेस्ट बयान है। बहुत सारे बयान है, सुनाऊंगा आज आपको एक एक करके, लेकिन ये जो बयान है ना अभी आज का बयान है कि ऐसा क्यों लगता है कि दीदी के निशाने पर सिर्फ वो लोग हैं जो रामनवमी की शोभा यात्राओं में शामिल थे। सुनिएगा इस बयान को, एक एक शब्द को, और इस चीज को महसूस करिएगा कि शायद संभवतः ममता बनर्जी के निशाने पर ज्यादातर या मैक्सिमम रामनवमी में शामिल लोग ही रहे हैं, और इस बयान में भी ऐसा ही है। রামনবমী মিছিল করতে আমরা কাউকে বাধা দিইনি। রামনবমীর মিছিল রামের নাম বদনাম করবার জন্য বুলডোজার নিয়ে ঢুকেছে হাওড়ায়, ট্র্যাক্টর নিয়ে ঢুকেছে, ট্রেকার নিয়ে ঢুকেছে, পেট্রোল মশলা নিয়ে ঢুকেছে, বন্দুক নিয়ে ঢুকেছে, পুলিশের পারমিশন ছিল না, গায়ের জোরে যারা ফল বিক্রি করে তাদের দোকান পুড়িয়ে দিয়েছে, অনেক মানুষের ঘর জ্বালিয়েছে। পরের দিন নাচতে নাচতে চলে গেল রিসরায়। মিটিং করে ইশারা করছে, মিটিং করে ইশারা করছে নেতারা, যাও এবার কাজ করো, ধর্মকর্ম। এটা কি ধর্ম বন্ধু? যে ধর্মে গুন্ডামি আছে তাকে আমি ধর্ম বলে মনে করি না। हिंदू धर्मेर बदनाम करछे एरा मने राखबेन। मतलब ममता बनर्जी का आरोप बीजेपी पर है, लेकिन अगर आपने भाषा को सुना हो कि रामनवमी से जुड़े जो लोग थे वो बिना परमिशन लेकर आए, आग लगा दी, बंदूकें लेकर आए। अब हम आपको ना 30 मार्च से लेकर अब तक के कुछ ऐसे बयान, पिछले 150 घंटों में जो बयान ममता बनर्जी की तरफ से दिए गए ना, उनको सुनकर आपको लगेगा कि दीदी को दंगों के पहले से ही मालूम हो जाता है कि दंगों के खलनायक कौन है। दंगों से पहले ही पता लग जाता है कि विलन कौन होंगे और कौन लोग उनके राज्य में हिंसा करने वाले हैं, और किन लोगों को पहले ही मालूम हो गया था कि उन पर मजहबी मेहरबानी संभवता होगी और उन्हें तुष्टीकरण का डिस्काउंट मिल जाएगा। ममता बनर्जी ने ना एक एक करके सुनिएगा, हावड़ा हिंसा से पहले ही चेतावनी दे दी थी कि शोभा यात्राओं में मुसलमानों के घरों पर हमले हुए तो कड़ी कार्रवाई होगी। मतलब मुसलमान पीड़ित और हमले करने वाले कौन? ममता बनर्जी ने शोभा यात्राओं को चेतावनी दी। इसके बाद हावड़ा में रामनवमी में शोभा यात्रा विरोधी दंगे हुए, और दंगों के बाद दीदी ने एक वर्ग को पूरी तरह से क्लीन चिट दी। ममता बनर्जी ने कहा कि रमजान में मुसलमान कुछ गलत नहीं करते, पहली क्लीन चिट। एक चीज कॉमन है, पांचों बयान, जो 5 बयान मैं आपको दिखा रहा हूं ना, पांचों बयान में एक चीज कॉमन है, वो आप खुद महसूस करिएगा। रमजान में मुसलमान कुछ गलत नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, मुसलमानों के घर पर अगर कुछ हुआ तो छोड़ूंगी नहीं, मतलब कड़ी कार्रवाई होगी। ठीक। इसके बाद ममता बनर्जी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए हनुमान जयंती पर भी कहा। क्या कहा? ममता बनर्जी ने कहा कि वो बजरंग बली का सम्मान करती है, लेकिन उस दिन वो दंगों के नाम पर कुछ नहीं होने देंगी। मतलब हनुमान जयंती पर हिंदू दंगा करता है क्या? और हिंदू मुसलमानों की रक्षा करे, हिंदू मुसलमानों की रक्षा करे, मतलब हनुमान जयंती पर हिंसा का खतरा है, और वो खतरा मुसलमानों को ही है। तीन बयान। चौथा बयान सुनिए, ममता बनर्जी ने कहा कि अल्पसंख्यक इलाकों को अवॉइड करें। मतलब यहां पर शायद गलती उन्हीं की थी ना, जिन्होंने अवॉइड नहीं किया और मुस्लिम इलाके में शोभा यात्रा निकाल दी, उन्हीं की गलती थी। उन्होंने इस इलाके को देश का हिस्सा या सेकुलर समझ लिया। ममता बनर्जी ने कहा 4 बातें। ममता बनर्जी ने कहा कि शोभा यात्राओं के लोग ट्रैक्टर, उन्होंने कहा ना अभी जो मैंने आपको बयान सुनाया, शोभा यात्राओं में जो लोग थे, कुछ पार्टी के भी लोग थे, वो लोग बंदूकें लेकर आए, ट्रैक्टर लेकर आए, बुलडोजर लेकर आए, घरों को जला दिया। शोभा यात्रा में जो लोग आए, यानी कि ना ममता बनर्जी ने दंगे के शुरू होने से पहले और दंगों के 5 दिन बाद तक जितने भी बयान दिए ना, उसमें एक बात कॉमन है, बताने की जरूरत नहीं, आप समझ होंगे। दीदी ने बता दिया कि सारी गलती सिर्फ उन लोगों की है जो रामनवमी के त्योहार में मुस्लिम इलाके में चले गए, उनकी गलती। उन लोगों ने ही दंगों का माहौल तैयार कर दिया होगा। रामनवमी के जुलूस में शामिल लोगों में ही दंगाई थे, उन्हीं लोगों ने हिंसा की। मुस्लिम रमजान के महीने में कुछ भी गलत नहीं करते। ममता ने जांच से पहले ही हावड़ा से लेकर हुगली तक हिंसा में शामिल लोगों का एक तरीके से शायद संभवतः धर्म बता दिया। क्लीन चिट पहले, ये जांच की जरूरत ही नहीं है, फैसला ऑन द स्पॉट है भाई, अब जांच की जरूरत ही नहीं है।
ममता के इन बयानों को सुनकर आपको भी लगेगा कि दीदी सिर्फ एक पक्ष को संभवतः टारगेट कर रही है, बीजेपी का भी आरोप है, और दूसरे पक्ष को बीजेपी का आरोप है कि अपने दोनों बयानों में ममता बनर्जी ने हिंदुओं को टारगेट किया और एक वर्ग को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी। जांच से पहले, जांच के बाद कोई दोषी हो, धर्म से फर्क नहीं पड़ता, कार्रवाई हो, लेकिन जांच से पहले ये कह देना मुसलमान रमजान में कुछ गलत नहीं करते हैं, किसने किया? फिर दीदी के बयानों ने देश में मुस्लिम मोहल्ले वाली सोच को भी जस्टिफाई किया कि मुस्लिम मोहल्लों में हिंदू त्योहारों से जुड़ी शोभा यात्राएं अवॉइड हो। पहले हम आपको ना ममता बनर्जी के वो सारे बयान, वो बयान हम आपको दिखाएंगे जिसमें दंगों के लिए एक वर्ग को कटघरे में खड़ा संभवतः किया गया। इन बयानों का मतलब यह भी है ना कि भाई दीदी हावड़ा से हुगली तक उन लोगों को लगातार सही ठहरा रही है जिन्होंने रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी की। लगातार यह बता रही है कि गलती असल में रामनवमी के जुलूस में शामिल लोगों की थी और वो अल्पसंख्यक इलाकों में गए क्यों? एक मुख्यमंत्री का राजधर्म ये था ना, वो कहती कि अगर रामनवमी में हिंसा हुई, अगर शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई, अगर रमजान और शोभा यात्रा शांति से नहीं हुए तो कड़ी कार्रवाई करूंगी। उन्होंने क्या कहा? अगर मुस्लिम घर पर अगर कुछ अटैक हुआ ना, एक भी मुस्लिम, एकटा मुस्लिम, उन्होंने कहा कि ये तो फिर कड़ी कार्रवाई होगी, बिना मजहब देखे कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि रमजान में मुसलमान कुछ गलत नहीं करते। राजधर्म यह था ना कि ममता बनर्जी चेतावनी दे देती कि ना मुस्लिम घरों पर हमले बर्दाश्त होंगे, बिल्कुल सही नहीं होने चाहिए, ना ही शोभा यात्राओं पर अटैक। लेकिन उल्टा ममता बनर्जी ने तो यह कहकर एक वर्ग को दोषी ठहरा दिया ना कि भाई शोभा यात्रा निकालने पर मुसलमानों के घरों पर हमले हो सकते हैं, हनुमान जयंती पर यह सब कुछ हो सकता है। जबकि हावड़ा हिंसा में बंगाल पुलिस ने जिन 36 लोगों को गिरफ्तार किया है ना, उसमें कुछ मुस्लिम भी हैं। यानी कि ममता बनर्जी की पुलिस ने ही अपनी मुख्यमंत्री के बयान को लेकर एक तरीके से उन्हीं को आईना दिखाया, लेकिन हावड़ा हिंसा में ज्यादातर हिंदू पक्ष के लोगों को गिरफ्तार किया गया, यह भी एक पक्ष है। बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि 36 में से 27 से 28 जो है वो लगभग हिंदू पक्ष के हैं। ये आरोप बीजेपी का है। आरोप यह कि एक पक्ष को दोषी बताने के लिए और बनाने के लिए ज्यादा हिंदुओं को गिरफ्तार किया गया। और अब सवाल यह है कि भाई बंगाल में रामनवमी पर हिंसा क्या वाकई पूर्व नियोजित थी क्या? कि बीजेपी का आरोप है कि हिंसा के लिए पहले से छतों पर पत्थर जमा करके रखे गए थे और देसी बम बनाए गए थे। सुनिए। রামনবমীর উপর বোম পাথর দিয়ে অ্যাটাক করা হলো। এটা প্রি প্ল্যান ছিল, কারণ এই বোমা আপনি আজকে চাইলে আজকে বানাতে পারেন না, যে বাড়িতে গিয়ে উনুনে বসিয়ে বোমা বানিয়ে নিয়ে চলে এলাম। रामनवमी हो, चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे कोई जयंती हो, हिंदू द्वितीय दर्जे का नागरिक है बंगाल में। और अब तो हालत ये हो गया है, हिंदू अब पलायन कर रहे हैं। ये उसको पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। तो यह सवाल ये भी है ना कि मुस्लिम मोहल्ले क्या होते हैं? मतलब देश सेकुलर है, सेकुलर देश, इलाके को धर्म विशेष, ये मुस्लिम मोहल्ले क्या होते हैं? जो मुस्लिम मोहल्ले वाली सोच पर भी हम ना देश को बताना चाहते हैं। पहले तो ये कि भाई हिंदू इलाके नहीं होते ना, आपने सुना है कि हिंदू इलाका, हिंदू मोहल्ला, हिंदू इलाके में नहीं जाना, लेकिन मुस्लिम इलाकों में नहीं जाना। ये होते क्या हिंदू इलाके? यही वो सोच है जिसकी वजह से 75 साल पहले देश का बंटवारा हो गया था। आज मुस्लिम मोहल्लों वाली सोच को मजबूत किया जा रहा है। ये वेक अप कॉल है। कहा जा रहा है कि मुस्लिम मोहल्लों में हिंदुओं को जुलूस लेकर जाने की जरूरत ही क्या है? वैसे कहेंगे सेकुलर है, लेकिन बयान ऐसे दिए जाएंगे बांटने वाले, समाज को बांटने वाले बयान दिए जाएंगे। कहने को सेकुलर, लेकिन बयान कि मुस्लिम इलाके में जाने की क्या जरूरत है? वो सेकुलर है क्या? सेकुलर तो ये होता है ना कि किसी भी इलाके में कोई भी जाए, धर्म बनाए, मतलब अपना धार्मिक त्योहार बनाए। और 75 साल पहले इसलिए मुस्लिम मोहल्ले वाली सोच की वजह से ना देश का बंटवारा हो गया था। और अब बंटवारे वाली यही सोच मुस्लिम मोहल्लों के रूप में दिखाई दे रही है, जिसका हर भारतीय को ना विरोध करना चाहिए। कोई हिंदू इलाका नहीं होता भाई, कोई मुस्लिम इलाका नहीं होता। देश का इलाका होता, सारे इलाके भारतीय होते हैं। सुन लीजिए, कोई बोले ना मुस्लिम इलाका, हिंदू इलाका, ना कोई हिंदू इलाका ना कोई मुस्लिम इलाका, सारे देश के इलाके होते हैं और सारे इलाके धर्मनिरपेक्ष होते हैं। मतलब कल ये होगा ना कि मुस्लिम मोहल्लों में अगर कोई हिंदू त्योहार मनाएगा तो तुष्टीकरण के लिए उसे दोषी ठहराकर बता दिया जाएगा कि जरूरत क्या थी, तेरी गलती थी, गया क्यों मुस्लिम मोहल्ले में त्योहार मनाने के लिए, तेरी गलती थी। आज मुस्लिम मोहल्लों में हिंदू त्योहारों से जुड़े जुलूस निकालने पर आपत्ति हो रही है। कल 1990 के कश्मीर की तरह मुस्लिम मोहल्लों में हिंदुओं के रहने पर भी आपत्ति होगी। पलायन हुआ है कुछ एक आधा जगह से बिहार में। अच्छा, वो ममता बनर्जी के वो ममता बनर्जी के बयान 150 घंटों में ममता बनर्जी ने जितने 4 से 5 बयान दिए ना, एक चीज कॉमन है, खुद निकालिएगा क्या बात कॉमन है, सुनाइए एक बार। আর বিজেপির গুন্ডারা
একজন গুন্ডা বলছেন, টিভিতে রেকর্ড আছে, রামনবমীর দিন যা অস্ত্র পাবো নিয়ে বেরোবো, দেখবো কে কি করতে পারে। আরে তোর যা অস্ত্র তুই তাই নিয়ে যা, আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না। কিন্তু মনে রাখো, মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রাখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। পুলিশকে ডাইরেক্ট ইনস্ট্রাকশন দেওয়া ছিল, একদিকে যেমন অন্নপূর্ণা পূজা চলছে, অন্যদিকে মুসলিমদের রোজা চলছে, রমজান মাসও চলছে। আর আমাদের এখানে 33% মুসলিমও আছে, তাদের পরিবারগুলো রোজা করে, রমজান করে, উপবাস করে। এই সময়টা তারা কোনো অন্যায় কাজ করে না। আমরা বজরংবলীকে সবাই সম্মান করি, কিন্তু ওরা যেন দাঙ্গার নামে আবার কোনো প্ল্যান করতে না পারে, এটা মাথায় রেখে দেবেন। আপনারা দেখেছেন রামনবমী মিছিল করতে আমরা কাউকে বাধা দিইনি। রামনবমীর মিছিল রামের নাম বদনাম করবার জন্য বুলডোজার নিয়ে ঢুকেছে হাওড়ায়, ট্র্যাক্টর নিয়ে ঢুকেছে, ট্রেকার নিয়ে ঢুকেছে, পেট্রোল মশলা নিয়ে ঢুকেছে, বন্দুক নিয়ে ঢুকেছে। পুলিশের পারমিশন ছিল না, গায়ের জোরে যারা ফল বিক্রি করে তাদের দোকান পুড়িয়ে দিয়েছে, অনেক মানুষের ঘর জ্বালিয়েছে। मतलब मुस्लिम घरों पर अगर हमला हुआ तो कड़ी कार्रवाई होगी। रमजान में मुसलमान कुछ गलत नहीं करते हैं, वो ये सब नहीं करते हैं। रामनवमी में कुछ लोग आए जिन्होंने आग लगा दी, घरों को जला दिया, और इसके अलावा कि मुस्लिम इलाकों को अवॉइड करें। सारे बयानों में एक चीज कॉमन है, आप खुद ही तय कर लीजिएगा क्या। अब हम आपको मुस्लिम वोट की महत्वाकांक्षा की एक और तस्वीर दिखाते हैं। बिहार में भी ना अचानक रामनवमी विरोधी हिंसा हुई। नालंदा और सासाराम में दंगे हुए। कई दिनों तक बिहार के दोनों जिले सांप्रदायिक तनाव से सुलगते रहे कुमार। लेकिन बिहार में दंगों के बाद जो सबसे चौंकाने वाली तस्वीर आई ना, वो दूसरी तस्वीर है, बिहार के फुलवारी शरीफ से थी। ये देखिए आप, जब बिहार के दो जिले सांप्रदायिक हिंसा वाले तनाव से तप रहे थे ना, तनाव से तप रहे थे, तब नीतीश कुमार इफ्तार की पार्टी में शामिल हुए, टोपी लगाई। नीतीश के लिए भी राजधर्म यह था भाई कि उन्हें हिंसा प्रभावित इलाकों में जाना चाहिए था। बीजेपी भी ये सवाल पूछ रही है कि नीतीश कुमार अपने गृह जिले नालंदा या बिहार शरीफ यहाँ कब जाएंगे, और दंगाइयों का मजहब देखे बिना कड़ा संदेश कब देंगे। एक तरफ हिंदुओं के, सोचिए आप दो तस्वीरें, एक तरफ हिंदुओं के पलायन की खबरें आ रही हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जश्न इफ्तार मना रहे थे। वहां पर बैकग्राउंड में देख रहे हैं आप, लाल किले की तस्वीर लगी थी, ये देखिए नीतीश मनाए इफ्तार, पीछे देखिए लाल किले की तस्वीर लगी। यानी कि एक और बिहार सुलग रहा है और दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 की तैयारी कर रहे हैं। इसी तस्वीर को लेकर बीजेपी ने कहा है कि उनसे बिहार तो संभल नहीं रहा, लेकिन चिंता 24 की हो रही है। असद ओवैसी ने भी कहा है कि बिहार के नालंदा में हिंसा होना नीतीश सरकार का एक बड़ा फेलियर है और ये दंगे बीजेपी से मुसलमानों को डराने के लिए हुए। सुन लीजिए एक बार। नीतीश कुमार पूरे प्रशासन की पकड़ खत्म है, वो उनकी राजनीतिक भूख है प्रधानमंत्री बनने की, और यहाँ पर स्थिति क्या है आप सभी देख रहे हैं। कुछ बिहार में हुआ है, बिहार शरीफ में, जहाँ पर एक 100 साला मदरसे अजीजिया को जला दिया गया, एक मस्जिद के मीनार को डैमेज किया गया, और वहाँ पर एक टारगेटेड मुस्लिम माइनॉरिटी के दुकानों को निशाना बनाया गया। इससे साफ जाहिर है कि इसमें बहुत बड़ी प्लानिंग हुई है।